हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ अगेन बीएड से है एंड बीएड ये आप लोग का फर्स्ट ईयर का क्लास है। जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि दो टॉपिक जो छूटे हुए थे 1813 का चार्टर एक्ट एंड वुड डिस्पैच का, तो आज हम लोग 1813 का चार्टर एक्ट करेंगे, इसके बाद वुड डिस्पैच करेंगे जिससे आप इजीली उसको समझ पाएंगे। हम लोग वीडियो आज का स्टार्ट करें फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग जो है पेड नोट्स मांग रहे हैं कि आप हमें नोट्स रेडी करके दे दीजिए। तो फ्रेंड्स, हम दे तो देंगे। अभी मैं जो क्लासेस चला रही हूँ वो आप लोगों के लिए, आप लोग के हेल्प के लिए है कि इससे आप खुद से अपना नोट्स रेडी करेंगे। क्रैश कोर्स के लिए भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताइए कि पेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो किस बुक पे चाहिए एंड कौन सा टॉपिक पे चाहिए। अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए या फिर कौन से बुक पे चाहिए, कौन सा ईयर का चाहिए। मुझे जिस टॉपिक पे या जिस बुक पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा, मैं ट्राई करूँगी कि पेड नोट्स मैं आप लोगों को बना करके रेडी कर दूँ। कुछ का है एडोलेसेंस का है, किशोरावस्था, इन सब का है जो कि आप लोग परचेज कर रहे हैं। और आप लोग को बेनिफिट भी हो रहा है, इसलिए आप लोग जो है आगे के लिए भी मांग रहे हैं। तो मैं रेडी करूँगी, लेकिन आप लोग मुझे अपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के थ्रू बताइए कि आप लोग को किस बुक पे चाहिए एंड कौन से ईयर, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में चाहिए, कौन सा चाहिए आप मुझे एक बार बता देंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि रियली में आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अटैच्ड हो गए हैं और बोल रहे हैं मैम हेल्प हो रहा है। एंड प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिएगा, क्लासेस बंद मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार मैं बीएड का क्लास बंद कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे उतना आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिला था। तो इस बार ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग फुल्ली बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए हर एक मटेरियल प्रोवाइड करें, बट सपोर्ट आपका चाहिए हमें, जिससे हम लोग को अप्रिसिएशन मिले कि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 1813 चार्टर एक्ट बहुत फेमस डेट है हिस्ट्री का। इसमें इसको एक स्टोरी की तरह हम ले तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे ऑफ कोर्स अपना पैर जमा चुके थे इंडिया में और अच्छे से जमाना चाहते थे। इवन आप ये बोल सकते हैं कि अपना एकाधिकार बनाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए, जिसके लिए वो बिजनेस पे, शिक्षा पे, एजुकेशन पे, हर जगह पे कमांड करना चाहते थे। भारतीयों के पूरे दिलो दिमाग पे जो है कमांड करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे। तो उसके लिए ये एक्ट लाया गया है। ये है क्या, इसको हम देखते हैं। इस एक्ट में क्या था, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1813 के चार्टर एक्ट को, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर एक्ट भी बोलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर एक्ट को अगले 20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे आप जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स आए थे वो एक कंपनी के थ्रू आए थे, कंपनी को लेकर आए थे, व्यापार करने आए थे, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत कर दिया, मतलब कि उसको 20 ईयर्स के लिए जो है रिन्यूअल कर दिया। एंड इसे हम लोग फिर ईस्ट इंडिया अधिनियम भी कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम भी कहा जाता है। कहीं पे चार्टर एक्ट से ज़्यादा फेमस है, लेकिन यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 के नाम से भी ये जाना जाता है। यह अधिनियम इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसने पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किया। अभी तक तो वो लोग आकर के बिजनेस कर रहे थे, अपना व्यापार बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे जब उनको पता चल गया कि यहाँ पे क्या रूट कॉज है और क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके बाद यहाँ पे फैलने लगे और अपना एकाधिकार करने लगे। उसी में ये हमारा जो है चार्टर एक्ट है। अब इसमें हम पहले देखते हैं कि है क्या क्या। तो इसमें हुआ क्या कि पहले तो उन्होंने इसमें कौन कौन से पॉइंट आए उस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लंबी उपाधि। ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे बिजनेस करने आई तो उस समय एक घटना घटी। कहाँ पे हुई है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये घटना ये घटी है यूरोप में। यूरोप में उस समय क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट के कॉन्टिनेंटल सिस्टम के कारण वहाँ पे नेपोलियन ने कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया जिससे जो ब्रिटिश व्यापारी थे, जो बिजनेसमैन थे, उनको काफ़ी घाटा हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। तो अब उनका कहना था कि जो इंडिया में, एशिया में जो
ये ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें उनको हिस्सा मिले और उसमें वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो एशिया में चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए और हमें भी उसमें हिस्सा मिले और हम भी वहाँ पे जाके अपना व्यापार कर सके फ्रीली। मतलब उनको परमिशन चाहिए था, मतलब कि ब्रिटिश बिजनेसमैन को इंडिया में फैलाना था और यहाँ पर आकर के वो लोग फ्रीली व्यापार कर सके, यहाँ की चीज़ों का फ़ायदा उठा सके, उनको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर सके वो। और ये जो ये था कंपनी का जो एकाधिकार था उसको ख़त्म करने की इसमें बात चली। अब देखिए सबसे पहले हुआ क्या कि जो लंबी उपाधि, मतलब ये जो 20 ईयर्स का इनको ये मिला, तो इसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी रखने के लिए एक अधिनियम और एक कार्यकाल के लिए कुछ विशेषाधिकार भी मिले। जो 20 ईयर्स का उनको मिला उसमें क्या विशेषाधिकार थे? भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का कब्जा, ब्रिटिश क्षेत्रों का, ब्रिटिशर्स का कुछ क्षेत्रों पे पर्पसली, मतलब कि ओवरऑल उनका कब्जा हुआ। फिर उनके विनियमों और बाकी जो उनका लेन देन था उस पे उन लोगों का हस्तक्षेप। फिर उसके बाद से उनका क्या हुआ, जो अधिनियम था, जो अधिनियमित किया गया था उसमें यूनाइटेड किंगडम की संसद का ये हुआ, हस्तक्षेप हुआ। फिर उसके बाद से आप रॉयल सिक्योरिटी इनको कब मिली? 21 जुलाई 1813 को मिली। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इनकी स्थिति का क्या हुआ? जैसे ही प्रादेशिक विस्तार किया गया उसमें ब्रिटिश डायरेक्टली जो है ब्रिटिश के क्षेत्र में, ब्रिटिश के नियंत्रण में कुछ क्षेत्र को दे दिया गया, एकदम फ्रीली उस पर उनका एकाधिकार आप बोल सकते हो गया। फिर उसके बाद से ये सारी चीज़ें बिजनेस में तो हुई ही, उन्हें जो है ब्रिटिश व्यापारियों को हिस्सा मिला ईस्ट इंडिया कंपनी में, उन्हें फ्रीली यहाँ पे आकर के व्यापार करने की अनुमति मिल गई, लाइसेंस मिला उनको। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत व्यापारियों को फ़ायदा हुआ। इसमें सिर्फ कहाँ पे नहीं, चीन से जो है चाय के व्यापार में उनका एकाधिकार चाय के अधिकार, बिजनेस पे चीन का एकाधिकार बरकरार रहा, वहाँ पे कुछ नहीं कर पाई है। फिर उसके बाद से 20 साल के लिए उनका बढ़ा दिया गया और अफीम और चीन के साथ, चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सारे एरिया पे उनका एकाधिकार जो था इनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो समाप्त किया गया। सारे बिजनेसमैन आकर के वहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन दिखाने लगे, कहाँ के? ब्रिटेन के। इसके बाद जो है कंपनी का लाभांश 10.5% तय कर दिया गया, मतलब डिविडेंड जो है 10.5% फिक्स ही कर दिया गया। ये सारी चीज़ें बिजनेस में हुई। आइए बात करते हैं शिक्षा में क्या हुआ, एजुकेशन में क्या हुआ। यहाँ पे बिकॉज कि वहाँ पे ब्रिटिशर्स को, जो भी लोग थे व्यापार करना चाहते थे बिजनेस, उन लोगों को बढ़ावा मिला, तो इसमें मिशनरीज स्कूल्स थे जो चलाते थे, उन लोगों का भी हुआ और वो लोग इंडिया आए, इंडिया आकर के वो अपना बोल सकते हैं कि स्कूल या शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने लगे। उनका कहना ये था कि मतलब यहाँ पे जो है एजुकेशन, शिक्षा जो है मिशनरीज स्कूल का बेस्ट होता है, तो वो इनको यहाँ पे मिलना चाहिए। और फिर उसके बाद से भारतीय साहित्य के उत्थान के लिए भी कुछ अनुदान प्रदान किए गए 1813 के अकॉर्डिंग। फिर है उनके कंपनी को, जो कंपनी थी उनको मिशनरीज स्कूल जो थे उन लोगों को 1-1 लाख रुपया दिया जाने लगा। क्यों? भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब ये सारा दारोमदार जो है मिशनरीज स्कूल के ऊपर आ गए कि वो लोग इसको आगे बढ़ाएं। अब इसमें क्या हुआ, मिशनरियों को भारत में आने और धार्मिक मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई। मिशनरी अधिनियम के प्रावधान में कलकत्ता में अपने मुख्यालय के साथ ब्रिटिश भारत के लिए बिशप की नियुक्ति पाने में सफल रहे। तो इस तरह से मिशनरीज का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और भी बहुत सारी चीज़ें चार्टर एक्ट 1813 में हुए, वो हम लोग एक बार और मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये चार्टर एक्ट 1813 इस तरह से था, इसमें ये सारी चीज़ें हुई। इसमें 2 क्वेश्चन क्लियरली शिक्षा के जगत में जो है आया। मिशनरियों का तो एक बोल सकते हैं कि पूरी तरह से जीत हुई,
2 क्वेश्चन ये आया कि क्या भारतीय शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाना और क्या करना है, ये मिशनरी डिसाइड करेंगे और उनके हाथों में देना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये उनको मिला और वही डिसाइड भी किए, इसके लिए उनको अनुदान भी दिया जाने लगा, जिससे कि वो भारतीय शिक्षा को और आगे से आगे बढ़ा सके। दूसरा था कि क्या भारतीय लोगों की शिक्षा की जिम्मेदारी उनको स्वीकारनी चाहिए, तो उन्होंने तो कर ही लिया, इसमें कुछ था ही नहीं। फिर उसके बाद से जो हुआ कि मिशनरियों के ने उनके मतलब टोटली ये बोल दिया कि जो शैक्षिक गतिविधि होगी इंडिया में, भारत में जो बहुत सारी कमियां हैं उनको हम इस तरह से पूरा करेंगे। उनको किस तरह से उन्होंने कहा, सबसे पहले उन दिनों इंग्लैंड में भी शिक्षा की शिक्षा के जगत में इंग्लैंड में भी जिस तरह फॉलो किया जाता था, ये ज़रूर ट्राई किया गया कि हाँ यहाँ के लोगों को शिक्षित करना है, बट इतना भी नहीं कर देना है कि वो हमारे ऊपर ये हो जाए। धीरे धीरे अपना पैर पसारा गया। ठीक है, वित्तीय स्थिति इनकी सुधारी गई शिक्षा के क्षेत्र में। फिर उसके बाद से तीसरा, भारत के मूल निवासी स्वयं इस मामले में सबसे अधिक, जो यहाँ पे इंडियन थे उनका कोई योगदान नहीं था, बाहर के लोग आकर के इंडिया में डिसाइड कर रहे थे कि उनको क्या इंडिया के लोगों को क्या शिक्षा दी जानी चाहिए, क्या नहीं दी जानी चाहिए, क्या इनके लिए अच्छा है और क्या नहीं, ये सारी चीज़ें उनके हाथ में दे दी गई थी। तो ये रहा फ्रेंड्स 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें क्या क्या हुआ, ज़्यादातर बिजनेस में हुआ। टोटली आप इसको इस तरह से माइंड में रख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, बाकी बिजनेस जो व्यापारी थे ब्रिटिश के, उनको इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया। वो फ्रीली अब इंडिया के साथ व्यापार कर सकते थे, एशिया में व्यापार कर सकते थे, बिजनेस करने के लिए फ्री हो चुके थे। मिशनरियों को जो है वो एंट्री मिल गई इंडिया में, उनके भारत की शिक्षा की जिम्मेदारी उनके हाथों में आ गई, उनके कंधे पर आ गई और वो डिसाइड करने लगे। ये 3-4 मेन पॉइंट है जिनको और आप जाके डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 1813 का चार्टर एक थे। अब हम वुड डिस्पैच करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में उस समय चल क्या रहा था और किस तरह से आए दिन जो है रूल्स चेंज हो रहे थे, लेकिन विद्रोह के बाद बिना विद्रोह किए नहीं हुआ था। 1833 भी आया, 1833 में किस तरह से समाप्त किया गया ये सारे जो अनवांटेड रूल्स थे वो, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि और क्या क्या इम्पोर्टेंट है कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया में, या फिर आप मुझे अपना पॉइंट्स बताइए, अपने टॉपिक्स बताइए जिस पे आपको चाहिए, और मैं फिर क्वेश्चन आप लोग के लिए ले करके आऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना ख्याल रखिए और जल्दी से जल्दी नोट्स रेडी कीजिए। प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे।